प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से चीतों के नामकरण के अभियान से जुड़ने का किया आह्वान। प्रखर मानवतावादी और चिंतक दीनदयाल उपाध्याय, शहीद भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया नमन। प्रधानमंत्री ने दिव्यांगजनों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का किया उल्लेख। लोगों के सहयोग से संकेत भाषा के विकास में जुड़े नए आयामों की सराहना। योग के जरिए डाउन सिंड्रोम से पीड़ित सूरत की बालिका अन्वी के अद्भुत संघर्ष का भी किया उल्लेख। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मेक इन इंडिया के आज 8 साल हुए पूरे। 2014 में शुरू हुए कार्यक्रम के तहत एफडीआई दोगुना होकर $83 अरब पर पहुंचा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा माछिल इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकी किए ढेर। आतंकियों के पास से AK-47 राइफल और गोला बारूद बरामद। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकी वार्ताकारों के साथ द्विपक्षीय बैठकों के लिए आज से 28 सितंबर तक वाशिंगटन डीसी का करेंगे दौरा। एंटनी ब्लिंकन और बाइडेन प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। इटली में नई संसद चुनने के लिए मतदान जारी। ऊर्जा और आर्थिक संकट के बीच लोग कर रहे हैं वोटिंग। दक्षिणपंथी दलों के गठबंधन की जीत का अनुमान। और हैदराबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेला जाएगा T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच। एक मैच जीतकर श्रृंखला में बराबरी पर खड़ी दोनों टीमें इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने की करेंगी कोशिश। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात की खबर के साथ। आपको बता दें कि मन की बात में लोगों के साथ अपने विचार साझा किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री ने देश में चीतों की वापसी पर भारी उत्साह का जिक्र करते हुए लोगों से चीतों के नामकरण अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश में दोबारा चीतों की वापसी पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा, देशवासियों में भारी उत्साह है और हर कोई उन्हें देखना चाहता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने लोगों को थोड़ा धैर्य रखने की सलाह दी और देशवासियों का आह्वान किया कि चीतों के पुनर्वास के ऐतिहासिक कार्य में सहायता करने के लिए आगे आएं। साथियों, एक टास्क फोर्स बनी है। यह टास्क फोर्स चीतों की मॉनिटरिंग करेगी और ये देखेगी कि यहाँ के माहौल में वो कितने घुल मिल पाए हैं। इसी आधार पर कुछ महीने बाद कोई निर्णय लिया जाएगा और तब आप चीतों को देख पाएंगे। लेकिन तब तक मैं आप सबको कुछ कुछ काम सौंप रहा हूँ। इसके लिए MyGov के प्लेटफॉर्म पर एक कंपटीशन आयोजित किया जाएगा जिसमें लोगों से मैं कुछ चीजें शेयर करने का आग्रह करता हूँ। चीतों को लेकर जो हम अभियान चला रहे हैं, आखिर उस अभियान का नाम क्या होना चाहिए? क्या हम इन सभी चीतों के नामकरण के बारे में भी सोच सकते हैं कि इनमें से हर एक को किस नाम से बुलाया जाए? वैसे ये नामकरण अगर ट्रेडिशनल हो तो काफी अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों के पारंपरिक प्रकृति प्रेम का जिक्र करते हुए कहा कि देश भर में पर्यावरण संरक्षण के भी अभिनव प्रयास हो रहे हैं, जिसमें आम जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इस संदर्भ में उन्होंने समुद्र तटों के सफाई अभियान स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर का जिक्र किया। क्लाइमेट चेंज मरीन इकोसिस्टम के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, तो दूसरी ओर हमारे बीचीज पर फैली गंदगी परेशान करने वाली है। हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चुनौतियों के लिए
गंभीर और निरंतर प्रयास करें। यहाँ मैं देश के तटीय क्षेत्रों में कोस्टल क्लीनिंग की एक कोशिश, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, इसके बारे में बात करना चाहूंगा। 5 जुलाई को शुरू हुआ यह अभियान बीते 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन संपन्न हुआ। इसी दिन कोस्टल क्लीनअप डे भी था। आजादी के अमृत महोत्सव में शुरू हुई यह मुहिम 75 दिनों तक चली। इसमें जन भागीदारी देखते ही बन रही थी। इस प्रयास के दौरान पूरे 2.5 महीने तक सफाई के अनेक कार्यक्रम देखने को मिले। प्रधानमंत्री ने लोगों से चीतों के नामकरण के अभियान में भी जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक प्रतियोगिता के जरिए वो अपने सुझाव भेज सकते हैं। विजेता को चीतों को देखने का अवसर मिल सकता है, चाहे चीतों के पुनर्वास का मामला हो या देश के पर्यावरण के संरक्षण की बात हो। प्रधानमंत्री ने मन की बात में लोगों के सामूहिक प्रयासों को सर्वोपरि रखने पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा केरल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने आज कोची में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो प्रसारण मन की बात कार्यक्रम को सुना। We are here and we witnessed the 93rd episode of Man Ki Baat. When I talk about 93rd episode, we should realize that the program which Prime Minister started in 2014 on 3rd of October, how every month he is pursuing, and the number of people hearing Man Ki Baat is increasing in every month. And I'm also happy to note that the Bharatiya Janata Party workers also have started seeing collectively, gathering together and seeing and witnessing Man Ki Baat together collectively. This is a very good sign. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात सुनने के लिए पटना में काफी लोग एकत्रित हुए। भाजपा नेता रामकृपाल यादव ने कहा कि देश के विभिन्न भागों में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसकी जानकारी समाज के सभी वर्गों को दी जा रही है। आज की जो मन की बात है, कई पहलुओं को उन्होंने छूने का काम किया है और देश के विभिन्न भागों में छोटे स्तर पर भी जो कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसको भी जानकारी देश के हर वर्ग को, हर तबके को, हर लोगों को पहुंचाने का काम किया जाए, प्रमोट भी करते हैं। समाज के हर वर्ग को, समाज के हर तबके को दिल से छूने वाली बातें माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के दौरान कहते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ों पर वो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे देश सबक लेकर के आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुन रहे थे और 75 वर्षों की आज़ादी के बाद ये पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जो ये अपने मन की भाव को, मन की बात को जनता के बीच में रखने का प्रयास की। स्वच्छता अभियान, हमारी जो आयोग के बारे में जो बता रहे थे, अभी बच्चे जो दिखा रहे थे, वो लोग हमारे बच्चे लोग के बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। प्रधानमंत्री जी के मन की बात टीवी पे सुनते हैं, देखते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ऐसे कि हर घर, हर व्यक्ति के आगे बढ़ाने की ही बात करते हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री अपना मन के बात कहते हैं, सारे जनता और कार्यकर्ता बहुत खुशहाल होकर ही सुनते हैं, देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मासिक मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए अमरावती में भी काफी लोग जुटे। प्रधानमंत्री द्वारा अपने कार्यक्रम में हर विषय को शामिल करने के लिए लोगों ने खुशी जताई। प्रधानमंत्री जी ने हर मन की बात में अलग अलग विषय लिए हैं। कभी किसानों की बात करते, कभी फेरी वालों की बात करते, कभी दिव्यांगों की बात करते, कभी पर्यावरण की बात करते और सबसे ज़्यादा स्वच्छता की बात हर मन की बात में रहती है। उसमें लोगों का सहभाग, जन भागीदारी, वह उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन्होंने दिया है। मोदी जी ने जो हॉकर्स के बारे में जो सोचे, उनको 10,000 रुपये पहले जो लोन दिए
उसके जरिए उनका रोज़गार पुनः चालू हुआ। इसलिए मैं तो मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत अच्छे से ये योजना यहाँ पे चलाई जा रही है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मेक इन इंडिया के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इस अवधि में अभी तक वार्षिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI दोगुना होकर 83 अरब डॉलर हो गया है। सार्वजनिक खरीद आदेश 2017 ने स्थानीय उद्योग को बढ़ावा दिया है। इसके अनुसार सार्वजनिक खरीद में स्वदेशी वस्तुओं, कार्यों और सेवाओं को वरीयता दी जाती है। इससे देश में कारोबारी माहौल में सुधार हुआ है और लागत में कमी आई है। इस कार्यक्रम ने देश को प्रमुख वैश्विक विनिर्माण और निवेश स्थल में बदल दिया है। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 4 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 1 साल पूरा होने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आरोग्य मंथन 2022 का आयोजन किया है। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में ABPMJAY और ABDM की यात्रा पर विचार विमर्श और मंथन होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 4 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 1 साल पूरा होने पर नई दिल्ली में आरोग्य मंथन 2022 का आयोजन हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लगभग 19 करोड़ व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। 25,000 से अधिक पैनलबद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में 45,000 करोड़ से अधिक की राशि के 3.8 करोड़ से अधिक अस्पतालों में प्रवेश को अधिकृत किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य हमारे लिए व्यापार नहीं बल्कि सेवा है और आम आदमी को स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, इसके लिए भरसक प्रयास हो रहे हैं। 2018 में प्रधानमंत्री जी ने जाहिरात की थी, अनाउंसमेंट किया था, 1,25,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन गया। उसको हम डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़े, हम टेली कंसल्टेशन से कैसे जोड़े, आपका अनुभव उसके लिए क्या रहा है, उसको रोबस्ट कैसे करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक पार्ट वो कैसे न बने। 5 मिलियन से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पब्लिक डिजिटल गुड के लिए PPP मॉडल इजाद किया गया है, जिसमें सभी के लिए नवोन्मेष को बढ़ावा मिलता है। हेल्थ डेटा की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए गए हैं। With broadband fiber cable, with regulatory simplification, with 4G and 5G coverage, the connectivity piece which enables a huge amount of digital health initiatives, digital health innovations, that will be available. इस दौरान डिजिटल रूप से चलने वाले हेल्थ क्लेम एक्सचेंज और नेशनल ई-रूपी असाइनर प्लेटफॉर्म को भी
शुरू किया गया। हेल्थ केयर डिलीवरी पर एक पुस्तक और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 का भी लोकार्पण हुआ। साथ ही हेल्थ एक्सपो की भी शुरुआत हुई। अगले 2 दिनों तक एक साझा मंच पर सरकारी अधिकारियों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक, उद्योग और मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़े पेशेवर साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। श्रीनगर के कुपवाड़ा के माछिल इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के पास से AK-47 हथियार समेत काफी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। मारे गए आतंकियों की शिनाख्त की जा रही है। और नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नए निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवास ने पदभार ग्रहण करने के पहले ही दिन ऑनलाइन माध्यम से फाइलों पर काम करने का आदेश जारी किया। नए आदेश में अधिकारी केवल ई-फाइल पर ही काम करेंगे। हालांकि गोपनीय और ऐसी फाइल जिसे ई माध्यम से तैयार नहीं किया जा सकता है, उन्हें पहले की तरह ही सामान्य रूप से जमा कार्रवाई की जा सकेगी। इस फैसले के बाद एम्स के कार्य में तेजी आएगी। और जनसंघ के संस्थापक सदस्य, उत्कृष्ट संगठनकर्ता और प्रखर विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज 106वीं जयंती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के फराह शहर के पास चंद्रभान गांव में हुआ था, जिसे अब दीनदयाल धाम के नाम से जाना जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दार्शनिक और साहित्यिक कार्यों के लिए भी जाना जाता है। भारतीय राजनीति के इतिहास में प्रमुख व्यक्तित्वों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को हर साल अंत्योदय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आज 106वीं जयंती है। पीएम मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनको नमन किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। अंत्योदय और गरीबों की सेवा पर उनका संकल्प हमें एक प्रेरणा देता रहा है। उन्हें एक असाधारण विचारक और बुद्धिजीवी के रूप में भी याद किया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर भाजपा नेताओं ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब अगली खबर, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सीमा पार से आतंकवाद को कतई भी बर्दाश्त न करने की नीति पर अटल है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। उन्होंने कहा कि कारण चाहे कोई भी हो, आतंकवाद की किसी भी गतिविधि का कोई औचित्य नहीं है। जिन देशों ने संयुक्त राष्ट्र में घोषित आतंकवादियों का बचाव किया है, उन्होंने ना तो अपने हितों की रक्षा की है और ना ही अपनी प्रतिष्ठा बचाई है। Having borne the brunt of cross-border terrorism for decades, India firmly advocates a zero-tolerance approach. In our view, there is no justification for any act of terrorism regardless of motivation, and no rhetoric, however sanctimonious, can ever cover up bloodstains. The United Nations responds to terrorism by sanctioning its perpetrators. Those who politicize the UNSC 1267 sanctions regime, sometimes even to the extent of defending proclaimed terrorists, they do so at their own peril. Believe me, they advance neither their own interests nor indeed their reputation.
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकी वार्ताकारों के साथ द्विपक्षीय बैठकों के लिए आज से 28 सितंबर तक वॉशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे। एस जयशंकर एंटनी ब्लिंकन और बाइडेन प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि वॉशिंगटन के एजेंडे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित एक गोलमेज सम्मेलन भी शामिल है। और इटली में आज प्रधानमंत्री पद के लिए आम चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। जियोर्जिया मेलोनी और उनकी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली को इस चुनाव के मुख्य दावेदारों में गिना जा रहा है। जनमत सर्वेक्षणों में इस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। पिछले 2 महीने पहले प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी के त्यागपत्र देने के बाद नई सरकार चुनने के लिए मतदान होगा। इटली में ऊर्जा और आर्थिक संकट के बीच इस चुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले इटली में इस समय ऊर्जा के दामों में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। और कनाडा में भीषण तूफान फियोना ने भारी तबाही मचाई है। तूफान के कारण 5 लाख से अधिक घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। तूफान से पहले कनाडा में करीब 1.50 लाख लोगों को अलर्ट किया गया था। यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर ने कहा है कि तूफान फियोना के पूर्वी कनाडा के नोवा स्कोटिया में पहुंचने के बाद कनाडा की 2 सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी एयर कनाडा और वेस्टजेट एयरलाइंस ने क्षेत्रीय सेवा को निलंबित कर दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब खबर खेल की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला आज हैदराबाद में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। अब तक खेले गए मुकाबले में दोनों टीमें बराबरी पर हैं। मोहाली में खेला गया सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीता था, तो वहीं नागपुर में खेले गए दूसरे मुकाबले को भारत ने 6 विकेट से अपने नाम करने में सफलता हासिल की थी। आज का मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम होगा। ऐसे में दोनों ही टीमों की कोशिश आज के इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।